हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है फास्ट ट्रैक जे सीरीज का। तो इस सीरीज में हम पूरी 11th की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ हम यूरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है। तो अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह होंगे वो तुम्हारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। तो अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया उस ग्रुप पे हम नोट्स वगैरह शेयर करेंगे, उसके अलावा तुम्हें होमवर्क भी वहीं पे बताया जाएगा। और इसके अलावा तुम आपस में अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो हेडिंग डाल लो, काइनेमेटिक्स। तो यार सबसे पहले जान लेते हैं काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। मतलब हम किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं उसके कॉज पर फोकस किए बिना। तो उसके कॉज पर फोकस हम आगे अगले चैप्टर जैसे हमारा एनएलएम स्टार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि उस मोशन का कॉज क्या है। बट यहाँ पर हम केवल उस पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं और उसके लिए हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे तुम्हारा उस पार्टिकल का डिस्टेंस उसने कितना कवर किया अपने मोशन के दौरान, उसकी स्पीड क्या थी, एवरेज तुम निकाल सकते हो और पूरे टाइम इंटरवल पर या किसी एक सर्टेन पॉइंट पर भी बता सकते हो। और उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी स्पीड जैसा हमने बात की, एक्सेलरेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिफाइन करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्लास 9th में होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है एकदम बेसिक से। हाँ, लेकिन तुम डिफ्रेंसिएशन और जो मतलब हमने बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स के लेक्चर पहले कवर कर रखे हैं उनको ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही ये स्टार्ट करना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 9th में पढ़ रखा होगा, तो तुमने काफ़ी चीज़ें गलत भी पढ़ी होंगी, वो तुम्हें अभी आगे पता चलेंगी। तो देखते हैं। तो तुम लोग पहले काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हो। काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन of an object without considering its cause। तो ये होती है काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी मोशन को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, कोई किसी भी टाइप का मोशन है, तो देखो कहीं से तो हमें कुछ एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा जहाँ से हम उस मोशन को देख रहे हैं। सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन है कि ये एक हाईवे है, इस पर ये एक कार चल रही है और इसकी स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड मान लो। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और यहाँ पर हमारा एक ऑब्जर्वर बैठा है, हाईवे के किनारे खड़ा है और ये इस कार को देख रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू इस वन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर, इस ये कहेगा कि कार 10 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड को जा रही है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर एक और कार है और ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और इसमें हमारा एक और ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर 2 बोल दो। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड में, क्योंकि 5 से ये खुद चल रहा है तो इसको लगेगा कि ये 10 से चल रहा है। अब यही अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मतलब इसकी स्पीड 10 होती तो इसको लगता है कि ये रुका हुआ है, जीरो है, दोनों इसके लिए कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती, तो इसको लगता है कि ये जीरो है। और सपोज कोई और एक कार है इस तरह से, इधर से ये चली आ रही है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो इससे अगर हम पूछेंगे, इसको ऑब्जर्वर नंबर 3 नाम दे दो, तो ये बोलेगा कार की जो वेलोसिटी है वो है, इसको 20 + 10 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फील होगी इस डायरेक्शन में। तो हर एक के हिसाब से अलग अलग वेलोसिटी आ गई और इसी तरीके से सारे मोशन पैरामीटर्स इन सब के हिसाब से अलग अलग आ जाएंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड एनालिसिस कैसे करेंगे ऐसे में? तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक ऑब्जर्वर या हर एक रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तुम्हारे मोशन पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करें? देखो, स्टैंडर्ड केस होता है ग्राउंड फ्रेम, यानी कि जो ऑब्जर्वर जो हमने ये सबसे पहला वाला लिया था, जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी है इसकी, तो इसके रिस्पेक्ट में हम जनरली एनालिसिस करते हैं। बट तुम चाहो तो इनके रेफरेंस, इनके मतलब इनको रेफरेंस लेकर के भी एनालिसिस कर सकते हो। तो देखो, ऑब्जर्वर या जो तुम्हारे ऑब्जर्वर हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो हो गई, जो कि हम ग्राउंड फ्रेम भी कहते हैं इसे, ग्राउंड फ्रेम या ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नॉट इक्वल टू जीरो। कोई उनके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे तुम्हारा ये वाला ऑब्जर्वर था, ये वाला ऑब्जर्वर था,
इसकी वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी इस साइड में। तो ये अलग तरह के ऑब्जर्वर हो गए, बट जनरली हम ग्राउंड फ्रेम पे सारी एनालिसिस करते हैं। तो मतलब कुल मिला के समझाने का मतलब यहाँ पर ये था कि किसी भी पार्टिकल का मोशन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में सारे मोशन पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जनरली हम ग्राउंड फ्रेम पे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री को समझ लेते हैं। देखो, कोई भी पार्टिकल है, अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो कुछ भी 2D मोशन कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन में इस तरीके से कुछ इस तरह का मोशन कर रहा है। तो इस पार्टिकल की जो ये पूरा इसने पाथ फॉलो किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही है इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो अब ये पाथ, ये तो कुछ इरेगुलर सा कर्व था। सपोज ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, स्ट्रेट लाइन। ये पाथ एक सर्कल भी हो सकता था, सर्कल। या ये कुछ और भी स्टैंडर्ड टाइप का कर्व भी हो सकता था। तो ये हो गया ट्रेजेक्ट्री का मतलब। अब ट्रेजेक्ट्री से ही आती है तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ये एक इक्वेशन होती है एक्स वाई में, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करती है। सपोज जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा, बाकी तुम आगे पढ़ोगे, इस पर पूरा एक चैप्टर भी है तुम्हारा मैथ्स में। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है तुम्हारा स्लोप, जो कि एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और c जो होता है वो तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है, और ये भी कांस्टेंट ही होता है। तो कुल मिला के वेरिएबल कौन कौन से हुए? y और x। तो ये y और x में एक इक्वेशन हो गई जिससे हम इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सर्कल की इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें r तुम्हारा रेडियस है और रेडियस अगेन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी एक्स वाई में एक इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फाइनली मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई में एक इक्वेशन, एक्स वाई में एक इक्वेशन जिसके थ्रू हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यार, नोट्स तुम हिंदी में भी बना सकते हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें ये नोट्स किसी को दिखाने थोड़ी है, तुम्हें अपने समझने के लिए बनाने हैं। तो इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री, एक्स वाई में एक इक्वेशन जिसके थ्रू हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बता सके, ये होती है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी ऊपर से जाए, तो तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट थोड़े दिन बाद भी, जब 2-4 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स हो जाए, फिर से आके देखना, तब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं सोच रहा था कि इसको बाद में पढ़ा दूँ, कुछ लोग बाद में पढ़ाते हैं, बट चलो कोई नहीं, अभी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कोई पार्टिकल है जो कि एक्स और वाई में मोशन कर रहा है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है 2t, और वाई कोऑर्डिनेट उसका वेरी कर रहा है 4t स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इससे बोलें कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x होती है, मतलब एक्स वाई में एक इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पर कौन बाधा बन रहा है हमारे लिए? ये t बाधा बन रहा है। t हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं t को एलिमिनेट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो जैसे ये वाली इक्वेशन है x इक्वल टू 2t, तो यहाँ से t की वैल्यू मैं x/2 लिख लूँ, और इसको मैं उठा करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ। तो जब मैं पुट करूँगा तो y इक्वल टू 4t स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँ x/2 का होल स्क्वायर, ये। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गई। तो वैसे ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तुम आगे पढ़ोगे, बट हमारा केवल इसमें यहाँ पर इतना लेना देना है कि एक्स वाई में एक इक्वेशन आ गई, इससे हम इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री बता सकते हैं, और यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसकी। तो आई होप इसमें अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी ना हो तो जैसा मैंने तुमसे पहले कहा कि तुम जो है 2-4 लेक्चर जब आगे पढ़ लो, 2D मोशन भी पढ़ लो, उसके बाद आके एक बार फिर से देखना, तुम्हें लगेगा ये क्या बचकानी चीज़ थी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कि हमें एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब उस पार्टिकल का एक्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो है a इंटू में 1 प्लस कॉस टी, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है a साइन टी। और अब हमसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इस पार्टिकल की। तो वीडियो पॉज करके तुम लोग एक बार पहले खुद ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर मैं बता तो रहा ही हूँ।
तो आई होप तुमने एक बार ट्राई किया होगा और तुमसे शायद हो भी गया हो, अगर नहीं भी हुआ तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो x जो है हमारा वो दिया हुआ है a प्लस ए कॉस टी, इस ब्रैकेट को मैंने खोल लिया है, और y हमारा a साइन टी है। और हमें करना क्या है यहाँ से, एलिमिनेट t को एलिमिनेट करना है। तो देखो जहाँ पर भी ये कॉस और साइन हो ना, कॉस और साइन तुम्हें दिख जाए, ये कॉस है ये साइन है, और इनका कोएफिशिएंट भी देखो यहाँ पे a और a ही है। तो अगर ऐसा कॉस और साइन तुम्हें दिख जाए तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1, ये करके तुम एलिमिनेट कर सकते हो कॉस और साइन को। और इसी में अगर तुम ऐसे देख लो a कॉस स्क्वायर टी प्लस a साइन स्क्वायर टी, तो ये a हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ ये लिखें तो पहली वाली इक्वेशन से हम ये, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। तो पहली वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a cos t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और इस वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ a sin t इक्वल टू y। ठीक है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, तो इधर तुम्हारा बनेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, और इधर तुम्हारा बनेगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो यहाँ से तुम्हारा a स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट होगा नहीं। तो ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई। एक्स वाई में एक इक्वेशन है, अब तुम बोलोगे ए भी है, तो ए यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, शायद मैं मेंशन करना भूल गया, तो ए इक्वल टू कांस्टेंट वैसे मान लिया करो, ए कांस्टेंट है। तो ए कांस्टेंट है, तो ये एक्स वाई में एक इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई। हालांकि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये वैसे तुम्हारा अभी बाद में तुम खुद सर्कल जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर a,0 है और इसका रेडियस a है। तो ये तुम आगे जब सर्कल पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो उसकी कोई बात नहीं, बस तुम्हें यहाँ तक अगर ये निकाल लिया तो तुम्हारा आंसर कंप्लीट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार इसके बाद जो अगली चीज़ हम डिफाइन करने वाले हैं वो है पोजीशन वेक्टर। तो हेडिंग डाल सकते हो पोजीशन वेक्टर। तो देखो यार, अब कोई भी पार्टिकल है वो मोशन या तो 1 डायमेंशन में कर सकता है, या तो 2 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 1 डायमेंशन में किसी भी पार्टिकल को, अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो वो या तो इस डायरेक्शन में या इसकी अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, सपोज मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैं प्लस 10 मीटर पर सेकेंड सिंपली कह सकता हूँ। और इसमें मैं बिना वेक्टर का यूज़ किए केवल एक सिंबल प्लस या माइनस लगा करके मैं पूरी एनालिसिस कर सकता हूँ। और उसके अलावा अगर ये सपोज कि ये सपोज कि 10 मीटर पर सेकेंड है बट इस डायरेक्शन में है, तो अब क्योंकि मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना हुआ है तो ये मैं -10 मीटर पर सेकेंड कह सकता हूँ। तो ये है तो वेक्टर ही, बट हमने केवल एक प्लस माइनस लगा करके काम चला लिया है। तो इस तरीके से करते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम पोजीशन वेक्टर वगैरह डिफाइन करते हैं, ताकि हम उसके लिए सारी चीज़ें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिफाइन कर सकें। तो चलो बात करते हैं। तो सपोज कोई पार्टिकल है वो इस पोजीशन पॉइंट ए पर है, और यहाँ से ये कुछ मूव करके इस पॉइंट बी तक पहुँचा। तो इसकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हम जो है एक ऑब्जर्वर मानते हैं। जैसे ऊपर हमने एक प्लस और माइनस डायरेक्शन मान ली थी, यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं एक्स और वाई। तो सपोज ये हमने एक एक्सिस मान ली वाई और ये हो गया एक्स, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम सारे एनालिसिस करते हैं। तो सपोज किसी एक टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ये है। तो अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये जो एक वेक्टर बना हमारा, सपोज इस पोजीशन को मैं कुछ पी नाम दिया, तो ओ पी बार जो हमारा बना वो है पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, या किसी जनरल टाइम पर हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया। तो ये है पोजीशन वेक्टर का मतलब। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, उस पार्टिकल की जो भी उस समय पे पोजीशन है उसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो जो वेक्टर बनेगा वो हमारा उस पार्टिकल का उस टाइम पर पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि इनिशियली ये किस जगह पर था, इनिशियली ये पार्टिकल था हमारा यहाँ पर ए पर। तो अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं
और ये जो हमारा ओ ए बार वेक्टर बना है इसको मैं आर इनिशियल बार आर आई बार नाम दे सकता हूँ। तो ओ ए बार जो है वो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर या आर आई बार है, तो उसको मैं कह सकता हूँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली जो हम अगर फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दें तो ये जो ओ बी बार बनेगा ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ओ बी बार आर फाइनल बार, इसको हम फाइनल पोजीशन वेक्टर कह देंगे। तो आई होप तुम्हें पोजीशन वेक्टर अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमें डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि यहीं से हम डिस्प्लेसमेंट और उसके आगे की चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो चलो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो अब अगर तुम क्लास 9th में पहले एक बार पढ़ के आए हो, अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो या 11th 12th या कभी भी, तो तुमने 9th में अगर एक बार पहले पढ़ रखा, तुमने डिस्प्लेसमेंट का मतलब सुना होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको तुम केवल एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर फिर होता क्या है, तो सपोज कोई एक पार्टिकल है, वो इस पोजीशन ए पर है और यहाँ से इसने कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करके और ये यहाँ बी पर पहुँचा। तो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो ये है, ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जो वेक्टर हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ड्रॉ करेंगे वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी बार जो हमारा वेक्टर बनेगा वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वेक्टर क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। लेकिन अगर हम ए बी की लेंथ सपोज कुछ एल थी, तो अगर ए बी बार का मॉड एल है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो कि ए बी बार, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट का मॉड है जिसको तुम अभी तक डिस्प्लेसमेंट शायद समझते होगे। तो वो गलत चीज़ अब दिमाग से निकाल देना। तो अब तुम्हें मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमने जैसे ऊपर एनालिसिस करी थी कि कोई पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट ए पर है, यहाँ से कुछ मूव करके इस तरीके से बी पर आया, और इसके सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमने एक ऑब्जर्वर माना इस तरीके से। तो ये एक्स वाई एक्सेस हो गई और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो हमने एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था इस तरीके से, ये ओ ए बार जो कि हमारा आर इनिशियल बार था। फिर हमने एक फाइनल पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था यहाँ पर, ये था। तो और हमारा जो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से बी को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होगा ए बी बार। तो ए बी बार जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो अब इस ए बी बार को हम कैसे निकालें, तो अब तुम ध्यान से देखो, तो अगर ये आर आई बार है, इसको मैं उलट दूँ तो ये हमारा इस डायरेक्शन में अगर मैं कर दूँ तो ये आर आई बार का उल्टा माइनस आर आई बार बन जाएगा। और इसमें अगर मैं ये आर एफ बार ऐड कर दूँ, माइनस आर आई बार प्लस आर एफ बार कर दूँ मैं, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारा इस तरीके से उल्टा माइनस आर आई बार बन गया। तो माइनस आर आई बार प्लस आर एफ बार कर दूँ, तो तुमने जैसे वेक्टर एडिशन पढ़ी रखा है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये बनेगा हमारा एस बार। तो यहाँ से हमें निकल के मिल जाएगा कि एस बार, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। और इसी को हम डेल्टा आर बार से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। और क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर है, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड होता है, ना कि ये खुद। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद समझेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यार बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ खास वो कुछ है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल ने अपने मोशन के दौरान लेंथ कवर करी वो उसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो सपोज अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज़ को कि एक पार्टिकल है, वो किसी एक पोजीशन ए पर है और यहाँ से ये ऐसा एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और ये इस पोजीशन बी तक पहुँचता है। और इस पाथ का जो रेडियस है वो आर है, रेडियस को मैंने बोल दिया आर। तो अब अगर मैं इसमें तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताना है और डिस्टेंस कवर्ड क्या है ये बताना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सपोज मैं कहीं पर भी ओरिजिन, मैं यहाँ पर ए पर ओरिजिन मान लेता हूँ, ये हमारा एक्स है, ये वाई, ये मैंने ओरिजिन मान लिया। तो अब ये जो पार्टिकल है, तो अगर इसके रेडियस आर है तो ये ए से बी डायमीटर इसका 2r हो जाएगा।
तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इसका बनेगा वो बनेगा 2r लेंथ का, और डायरेक्शन क्या है आई कैप, तो 2r आई कैप। ये तुम्हारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट सिंपली। तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड अगर तुम पूछोगे तो वो क्या होगा, 2r रहेगा, ठीक है। बट डिस्टेंस इसने क्या कवर किया, अगर ये टोटल सर्कल कवर करता तो इसकी डिस्टेंस होती है 2πr, बट इसने सेमी सर्कल कवर किया है तो इसलिए इसकी डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी πr। तो अब ये बताओ कि πr और 2r में कौन सा बड़ा है, πr बड़ा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के मॉड से। और ये डिस्प्लेसमेंट के मॉड के बराबर कब होती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब इसके बाद हम इसी पर आने वाले हैं, बट अभी तक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मॉड से बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे यहाँ पे कि क्वेश्चन ये है कि जो हमने अभी ये पढ़ा डिस्प्लेसमेंट बार का जो मॉड है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का मॉड है, तो वो डिस्टेंस के बराबर क्या हमेशा होगा? वो तो नहीं होगा, तुमने देख लिया ऊपर वाले केस में ही नहीं है। क्या ये हमेशा होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इन विच केस इज एस बार का मॉड इक्वल टू डी। तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड तुम्हारा डिस्टेंस के बराबर हो, इसके लिए क्या केस होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ। तो देखो, अगर पार्टिकल जो है वो एक वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में पूरा टाइम जा रहा है, और वन डायमेंशनल में भी वो रिवर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कुल मिला के बात ये कि वो अपने डायरेक्शन मोशन का चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट का मॉड है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो कैसे? जैसे देखो, सपोज कोई पार्टिकल है ए और ये है बी, और ये यहाँ से ऐसे गया ए से बी और 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की, तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट का मॉड भी 10 मीटर होगा, इसका डिस्टेंस कवर भी 10 मीटर होगा। अगर ये 1D मोशन ही करता, लेकिन ये कुछ ऐसा करता कि ये ए से बी तक आता, ये 10 मीटर कवर करता, फिर ये बी से सी जाता, 10 मीटर और कवर करता, और फिर ये यहाँ से घूम करके फिर से यहाँ आ जाता 10 मीटर। तो इस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मॉड जो है वो तो 10 मीटर ही होता, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल तुम्हारा कितना था, 10, 20, 30 मीटर हो जाता। तो ये इस केस में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि हर वन डायमेंशनल मोशन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिस्टेंस के बराबर होगा। वन डायमेंशनल मोशन में भी कंडीशन ये है कि पार्टिकल अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था एक्चुअली में कि यहाँ से इसने अपना डायरेक्शन बदल दिया था और ये इधर जा रहा था और ये इधर पलट गया था, 180 डिग्री वापस घूम गया था। तो एक भी डिग्री का चेंज नहीं होना चाहिए कुल मिला के, बस बात इतनी है। तो फॉर, यहाँ से तुम लिख भी सकते हो, इसको नोट करके लिख लो चाहे, फॉर डिस्प्लेसमेंट का मॉड to be equal to distance, particle should not change its direction of motion at any instant during the motion, at any instant during द मोशन। तो आई होप अब ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ खास और है नहीं, बस यही था कि अगर पार्टिकल का डायरेक्शन हल्का सा भी चेंज हुआ, जो वापस घुमा ना वन डायमेंशनल मोशन में भी, खैर वो हुआ एक ही डायमेंशन है बट उसने डायरेक्शन बदल दी, तो इसीलिए वहाँ पर भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो उससे डिस्प्लेसमेंट का मॉड जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया। तो यही था, इसमें और कुछ खास नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी क्या है कि ये है पोजीशन वेक्टर का चेंज, या फिर तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो तुम्हारी पार्टिकल की पोजीशन है ना, वो टाइम के साथ कितनी स्पीड से, या सॉरी पार्टिकल का जो तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर है या फिर उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कितनी तेज़ी से या धीरे चेंज हो रही है, इस चीज़ को बताता है तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? लिख सकते हो, रेट ऑफ change of position vector with respect to time, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि हम एक टाइम पीरियड के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, जैसे 3 सेकंड के अंदर, मतलब 0 से 3 सेकंड तक कितना चेंज हुआ, या 2 से 6 सेकंड के बीच में कितना चेंज हुआ, इस तरीके से।
तो अभी हम एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, t=2 पर कितनी हुई, t=4 पर कितनी हुई। तो तुमने अभी इंस्टेंट पर पढ़ा भी नहीं होगा, तो 9th-10th में अगर तुमने ये काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें तुम्हें एवरेज वेलोसिटी पढ़ाते हैं और उसी को वेलोसिटी बोल देते हैं, या एवरेज स्पीड ही पढ़ाते हैं उसी को स्पीड बोल देते हैं, बट वो एवरेज होता है। इंस्टेंटेनियस तुम अब सीखोगे, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया था कि उसके लिए तुम्हें डिफ्रेंसिएशन वगैरह आना चाहिए, वो आएगा तभी तुम इसको कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एक नोटेशन याद रखना, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज एवरेज लिखने के लिए ना उसको हम इस तरीके के ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो उस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू, वेलोसिटी का तो सिंबल वी बार होता ही है, तो अगर हमने इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया, ये है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है तुम्हारी चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बताओ कि ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि ये जो एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये स्केलर है या वेक्टर है, थोड़ा सोचो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये लोगों को पता नहीं होती, मतलब पूरा पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ के निकल जाते हैं, फिर भी इसमें उनको डाउट आ जाता है कि भाई क्या था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सोचो। तो अगर अब तुमने सोच लिया हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो ये है एवरेज वेलोसिटी, इसको तुमने लिखा डेल्टा आर बार, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी टाइम। तो ये तुम्हारा जो टाइम, चेंज इन टाइम है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन चेंज इन वेक्टर, जैसे जो वेक्टर का डिफरेंस भी है, या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है एक तरीके से, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये एक वेक्टर ही होता है, तो ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर को अगर हम स्केलर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तुम पहले वेक्टर्स में पढ़ चुके होगे, तो ये भी वेक्टर ही होगा। तो इसका आंसर है कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बात कर ली एवरेज वेलोसिटी, जो तुम पहले शायद पढ़ते हुए भी आए होगे, तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके पढ़ा होगा, क्योंकि तुमने वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़े थे अभी तक। तो वन डायमेंशनल मोशन में तो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकाल के और तुम उससे एवरेज वेलोसिटी का मॉड निकाल रहे थे आज तक, इसको तुम एवरेज वेलोसिटी बोलते थे अगर तुमने 9-10 में पढ़ा हो तो, ठीक है। तो वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होती, एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, ना कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का मॉड तुम निकालते थे अभी तक, इसको तुम एवरेज वेलोसिटी बोल देते थे। तो 9-10 में बेसिकली तुम्हें गलत पढ़ाते हैं। तो अगर तुमने वो नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 9 से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है। 9 में तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो एक तरीके से, वो चीज़ें मतलब इनका सब केस है, बट ये बेसिक है, इस बेसिक को पहले पढ़ाना चाहिए, उसके बाद वो चीज़ें बतानी चाहिए कि हाँ वो एवरेज वेलोसिटी का मॉड है, एक बहुत ही छोटी चीज़ है, तुम उसको एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हो, तो वो गलत है। और इंस्टेंटेनियस तो पढ़ाया ही नहीं जाता, और उस एवरेज को ही तुम केवल वेलोसिटी वर्ड से भी कई बार टीचर्स कह देते हैं कि ये वेलोसिटी है। तो क्या वेलोसिटी यार, वेलोसिटी पहली बात इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप जैसी चीज़ें तुम्हें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है पढ़ाने का। तो पहले बेसिक पढ़ो और उसके बाद वो पढ़ो। तो अगर तुमने 9th में नहीं पढ़ा, या तुम अगर 9th के स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है कि तुमने गलत चीज़ें पढ़ी ही नहीं, तुम्हें ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। मतलब ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि जो है डेल्टा टी, यानी कि हमारा टाइम पीरियड के लिए हमने डिफाइन किया कि 2 से 4 के बीच में, या 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 सेकंड के बीच में क्या चेंज हुआ, उस हिसाब से हम एक टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी का चेंज निकाल रहे हैं। टाइम इंटरवल के लिए पोजीशन वेक्टर का चेंज निकाल रहा है, जो कि तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो सपोज एक पार्टिकल है, ये t=0 पर यहाँ पर कहीं है, और ये t=4, ये मान के चलो कि तुम्हारा ये क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, और ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला। ये ए से बी का डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है, और हमने इस डायरेक्शन को बोल दिया आई कैप। मतलब वैसे तुम एक डायरेक्शन मान सकते हो, इसको एक्स बोल दिया और इसको वाई बोल दिया, तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 आई कैप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मॉड होगा 4, ठीक है, अच्छी बात है। और अब तुम यहाँ पर इसके लिए अगर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करो, जो हमने ऊपर पढ़ी थी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा आर बार का मॉड अपॉन डेल्टा टी, इसी को मतलब एस बार का मॉड अपॉन डेल्टा टी। तो एस बार का मॉड तुम्हारा 4 है, और डेल्टा टी तुम्हारा ओए सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, ये 10 आई कैप था, ये हो गया 10।
तो ये हो जाएगा 10 और टाइम का चेंज है 4, तो ये हो जाएगा 2.5 आई कैप। ये 10 आई कैप है ना, इसमें मॉड नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, ये मैंने मॉड लगा दिया। तो ये 2.5 आई कैप है तुम्हारा डेल्टा वी बार, ठीक है। इसका भी मॉड ले सकते हो बाद में, वो बात अलग है। लेकिन ये, और इसका अगर तुम मॉड ले लो डेल्टा वी बार का मॉड, जो कि तुम पहले एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते थे, जिसको तुम वेलोसिटी भी बोलते थे 9th में, तो वो होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट अपने आप लगा लेना यार इसमें, ठीक है, सब में। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो ये हो गया। अब तो क्या इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पूरे इस मोशन में क्या 2.5 मीटर पर सेकेंड रही होगी? नहीं ना, कुछ और भी, कुछ मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती हुई गई होगी। तो यहाँ पर तो ये जीरो ही है ना, और यहाँ पर कुछ और रही होगी। तो अगर मैं बोलूँ तुम्हें t=2 पर बताओ कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो तुम कैसे करोगे? तो इसके लिए यार देखो, एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये तरीका तुम आगे और बहुत सी चीज़ों में यूज़ करोगे, तो ये तरीका समझो सबसे पहले। तो t=2 पर अगर हमें बात करनी है, तो हम इसके बाद एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बात करते हैं। यहाँ से एक छोटा सा टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, है ना। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है ना। तो इसकी कुछ इक्वेशन रही होगी पार्टिकल की, जिससे ये ट्रैवल कर रहा होगा। सपोज हम इसको सीधे सीधे बोल देते हैं, x = 2.5 t, ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन थी, मान लो सपोज, ठीक है। ऐसे कुछ इक्वेशन रही होगी, कुछ भी हो सकती है, हमने सिंपल वाली एक मान ली ताकि ये दोनों को सेटिस्फाई भी कर जाए, ए और बी को। x = 2.5 t। तो अब हमें अगर t = 2 पर बताना है कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x = 2.5 t। तो अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है t, तो ये भी बहुत छोटी वैल्यू होगी। 2.5 मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, टेंडिंग टू 0 वैल्यू को। तो ये जो तुम्हारा x है, ये भी टेंडिंग टू 0 होगा। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि डेल्टा आर बार भी टेंडिंग टू 0 होगा इस केस में, ठीक है। तो अब जो हमारा एवरेज वेलोसिटी था वो था डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी। अब हमने क्या किया, लिमिट लगा दी इसमें, इसको टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो ये भी टेंडिंग टू 0 हो गया। तो अगर अब हम कहेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसी से डेल्टा आर बार भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा वी बार, है ना। मतलब बहुत छोटे इंटरवल के लिए हमने एवरेज बताया, तो बहुत छोटे इंटरवल के लिए एवरेज उस टाइम, उस इंस्टेंट की हो गई एक तरीके से, क्योंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी हो गई। तो वो हो जाती है तुम्हारी वी बार, जो कि जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको यहाँ पे ले सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये हो जाती है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा आर बार टेंडिंग टू 0, डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी। और इसी को हम लिख देते हैं डी आर बाई डी टी, जो हम डिफ्रेंसिएशन के टाइम पर भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब v जो है वो हो जाएगा तुम्हारा v बार डी आर बार बाई डी टी। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, अगर उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमें उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देखें, तो हमने कहा था कि ये क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम इसको वन डायमेंशनल में ऐसे भी कह सकते हैं कि वी एक्स बार बेसिकली हमने निकाला, तो वो डी एक्स बार बाई डी टी होता है, ठीक है। ये कैसे कह दिया एक बार देख लो। तो ये हमने लिखा वी बार = डी आर बार बाई डी टी, ये हमने निकाल लिया है। तो जो हमारा आर बार होगा वो जनरल मोशन के लिए कैसा होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई, या फिर इसको ऐसे लिख दो यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। और वी बार जो होगा वो होगा तुम्हारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो वी बार = डी आर बार बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि वी एक्स जो होगा वो होगा तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी, वी वाई होगा तुम्हारा डी वाई बाई डी टी, वी जेड होगा तुम्हारा डी जेड बाई डी टी। तो इस तरीके से तुम वन डायमेंशनल मोशन के केस में तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो वन डायमेंशनल क्वेश्चन जैसे तुम्हारा ऊपर वाला था, तो इस केस में तुम यहाँ से वी एक्स = डी एक्स बाई डी टी से अगर लिखोगे, तो वी एक्स = डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स का हमारा क्या था, 2.5 टी बाई डी टी, ये होगा तुम्हारा वी एक्स। तो वी एक्स तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकेंड निकल करके आ जाएगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन था, इसलिए तुम्हारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आ रहा है। अदरवाइज हर केस में ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें तुम्हारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनी थी वो अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे कुछ और आता और उस हिसाब से वेलोसिटी भी कुछ और बनती। तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से जो नोट करने वाली चीज़ ये है, जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है वो होता है डी आर बार बाई डी टी,
और जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो होता है डेल्टा आर बार बाई डेल्टा टी। अब मेरा यहाँ से तुमसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि खैर ये क्वेश्चन तुम वैसे बता दोगे, जो एवरेज वेलोसिटी का मॉड है ये क्या, अच्छा सॉरी चलो एक चीज़ पहले बता देते हैं, है ना, तो स्पीड भी डिफाइन कर लो पहले, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्पीड में सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड होगी तुम्हारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगी तुम्हारी एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, अभी तक तुमने ये डिफाइन ही नहीं की होगी, जो तुमने 9-10 में पढ़ा था ना उसमें तुम ये बस यही पढ़ के छोड़ देते थे और इसी को स्पीड बोलते थे, बट ऐसा नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पार्टिकल की अगर डिफाइन करनी है तो वो क्या होगी, तुम्हारे जो जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v बार, इसी का मॉड होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये एक नई चीज़ है, इसको तुम्हें याद रखना है। तो जो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो v बार का मॉड होती है, ठीक है। ये कैसे होती है तुम्हें अपने आप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये हमने क्यों कहा ये तुमको समझ में आ जाएगा कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे, जैसे कोई पार्टिकल अगर इस तरीके का भी मोशन कर रहा है ना, अनइवन सा, तो अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ तो यहाँ से बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए इसका जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, वही डायरेक्शन में डिस्टेंस भी है ना, तो इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। हम ऐसा कह सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा टी पार्टिकल इज assumed to move without changing its direction। तो जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, और उस केस में तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, कि वो एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, उसका मॉड इसके बराबर होगा। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी अब तक, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर तुम्हें क्लियर हो चुका है तो अब मैं तुमसे एक फाइनली चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अब तक हमने जो चीज़ें सीखी, एक चीज़ तुम्हें यहाँ से समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर बार है ना, जो कि तुम्हारा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस बार, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये चीज़ तुम्हें अब तक क्लियर हो गई होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। वैसे इसको आगे ये भी लिख सकता हूँ मैं कि इसको जब और तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन अभी मोस्ट प्रोबेबली हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं, तो अभी तक यहाँ तक हम कर लेते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, नोट करो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x = 0, moves 25 meters straight, then stops, then turns around and moves 10 meters back, then turns around and moves 10 meters back, finally stops 15 meters from starting point। ठीक है, तो what is its average speed and average velocity? ठीक है, तो पार्टिकल है
x इक्वल टू 0 पर इनिशियली, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले तुम लोग खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद तुम सॉल्यूशन दे सकते हो। तो x इक्वल टू 0 पर है ये इनिशियली, तो ये यहाँ से 25 मीटर जाता है, 25 मीटर, और ये इस पोजीशन पे पहुँच गया सपोज b। फिर यहाँ से ये रिटर्न करता है 10 मीटर वापस, और ये पहुँचता है c 10 मीटर वापस, ठीक है। इस केस में इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो सिंपल है यार। तो देखो, अब वैसे तो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है, तो तुम्हें हर बार आई कैप जे कैप के कैप में लिखना चाहिए वैसे तो, बट क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशनल मोशन में हम उसको कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, जैसे हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो हम सारी एनालिसिस कर सकते हैं इसको स्केलर टाइप्स देख करके। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा। इस केस में तुम्हारा जो डेल्टा आर बार है ना, उसी को हम डेल्टा एक्स बार भी कह सकते हैं, वो है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल अगर तुम देखो, अगर तुम इस ओरिजिन को यहाँ पर तुम अपना रेफरेंस रख लो, तो एक्स फाइनल तुम्हारा ये है, तो 15 मीटर ये आगे चला है, 15 है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। 15 आई क्या की जगह केवल 15 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और माइनस इनिशियल तुम्हारा 0 है, तो 15 इन पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हो, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होगा इस पूरे टाइम इंटरवल में, वो हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स बार बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया 15, और टोटल टाइम तुम्हें यहाँ पर शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो टाइम जो लिखा है इसमें, टोटल टाइम टेकन जो है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया था। ये हो जाएगा तुम्हारा 15/10 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। या फिर तुम इसको 1.5 आई कैप लिख सकते थे उस तरीके से, अगर तुम उसको ओरिजिन मानते थे तो तुम इस तरीके से टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये दिखा रहा है कि एक वेक्टर है। अब तुमसे पूछ रहा है कि स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को मैंने बोल दिया लेट से इस तरीके से मैंने लिख दिया v, और इसमें बार नहीं बनाया, ठीक है, इसलिए ये एवरेज स्पीड है। ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो d बाई डेल्टा टी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, पहले 25 गया फिर 10 वापस आया, यानी कि 35 कवर किया इसने, 35, और टाइम कितना लिया, वही 10, ये हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने कोई भी वो डायरेक्शन डिफाइन नहीं की क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब मेरा फिर तुमसे वही एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी है इसका जो मॉड है, क्या ये एवरेज स्पीड के मॉड के, एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, सॉरी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, होल्ड और नॉट। तो क्लियरली दिख रहा है यार कि ये होल्ड नहीं करेगी। ऊपर वाले एग्जांपल में तुम्हें दिख रहा है कि ये होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि जो है तुम्हारा जो पोजीशन वेक्टर, सॉरी जो तुम्हारा इस केस में एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा आ रहा है। तो जनरली फिर यहीं से वही चीज़ आती है, जो तुम्हारी एवरेज स्पीड है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी के मॉड से। ये क्यों होगी, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस बार के मॉड होता है। यहीं से तुम ये चीज़ भी एक लिख सकते हो, तो ये भी तुम एक ध्यान रख सकते हो चीज़ को, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और फिर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, इसमें यहीं पे लिख लो कि जो तुम्हारा v इंस्टेंटेनियस, जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v बार इंस्टेंटेनियस, इसका मॉड जो है ये v इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड है क्या वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा? तो इसका आंसर तुम्हें पता ही होना चाहिए कि ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। इसका रीज़न हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम ये दोनों चीज़ें डिफाइन करते हैं, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन जो है वो हम एज्यूम करते हैं कि चेंज नहीं हुई, क्योंकि तो खुद ही देखो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा ना, इमेजिन करके देखो। तो इस केस में ये चीज़ हमेशा होल्ड करती है कि जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। हेडिंग डाल देते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यार एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है?
देखो जैसे वेलोसिटी तुम्हारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी, वैसे ही एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अब ये भी किसी सर्टेन इंटरवल के लिए भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पर भी तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये बेसिकली। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करी थी। तो तुम लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन, और इसको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है क्योंकि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, तो इसलिए ये भी वेक्टर होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख लो। एवरेज एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसमें ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमने एक टाइम इंटरवल के लिए लिख लिया जो कि हमारा आ गया ये एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छी बात है। अब ये बेसिकली क्या है कि t इक्वल टू टी पर, सपोज t इक्वल टू टी पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है। ठीक है, यहाँ से ये कुछ टाइम इंटरवल चलता है, सपोज दिस टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पर टाइम हो चुका होगा t प्लस डेल्टा टी और वेलोसिटी हो चुकी होगी v प्लस डेल्टा वी। तो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी का जो चेंज आया है वो है डेल्टा वी और जो टाइम का चेंज आया है वो है डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब वही सेम चीज़ जैसे हमने पहले किया था, अगर हम फॉर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। ये बेसिकली यहाँ पर डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो मतलब हम एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नीचे लिख सकते हो ए बार, तुम्हारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वही सेम चीज़ जो हमने पहले वेलोसिटी के टाइम पे किया था वही। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तुम्हारा निकल करके आएगा डी वी बार बाई डी टी। तो क्योंकि ये हमने एक वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है तो ये भी वेक्टर ही होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई स्केलर वेक्टर ही होगा। ये यहाँ पर भी तुम देख सकते हो जहाँ पर हमने एवरेज डिफाइन किया था। तो ये हो गया। तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, वैसे तो पता ही होगा कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। और फिर यहाँ से समझ में आ गया कि अगर किसी पार्टिकल का हमें पोजीशन वेक्टर दिया हो, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाती है वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई कर लो और उसके बाद मैं बताता हूँ। और कोई क्वेश्चन? हाँ ये वाला भी ठीक है। चलो, आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दे रखा है पार्टिकल्स पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्स मीटर में, टी सेकेंड्स में। पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। तो ये तो बहुत आसान है यार। एक्स तुम्हारा है 4 - 27 टी प्लस टी क्यूब। तो वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी, ये बेसिकली हाँ ये वैसे इसमें बोला है, वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी dx बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 4 - 27 प्लस 3t²। ये हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ए का आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। सॉरी, ए पार्ट का भी एक ही आया। एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर इसके बाद डी बाई डी टी कर दो। तो ये ऊपर वाले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा 60।
ओ सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है। हाँ ठीक है, 60 सही तो है, हाँ सही है, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस देयर अ टाइम व्हेन v इक्वल टू 0 ऐसा पूछ रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या निकल करके आई है, 4 माइनस 27 प्लस 3t²। तो अगर हमें चेक करना है कि वेलोसिटी 0 हुई है या नहीं, तो इसको सिंपली इक्वेट कर दो 0 के, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से तुम देखोगे 3t² तुम्हारा बनेगा 27 माइनस 4, तो 3t² तुम्हारा बनेगा 23, t² तुम्हारा बनेगा 23/3। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी √23/3 सेकेंड्स। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, तो ये 4 माइनस 27t प्लस t³ था, तो ये 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो केवल इतना सा तुम्हारा वेलोसिटी रहेगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन फिर ठीक है, और फिर हमने यहाँ से इसको 0 करना है, तो ये 4 नहीं रहेगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 3t² 27 के बराबर। तो ये पूरा हटा सकते हो, 3t² तुम्हारा 27 के बराबर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो t² तुम्हारा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल टू ±3 हो जाएगा, बट टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या पूछा है, डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें पूरा मतलब हमें पूरे मोशन की एनालिसिस करनी है कि किस टाइप का मोशन हो रहा है। तो देखते हैं। तो देखो, इस पार्टिकल का अगर तुम t इक्वल टू 0 पर देखोगे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x तुम्हारा आएगा 4, और वेलोसिटी तुम्हारी क्या आएगी -27, और एक्सेलरेशन 0। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ से नेगेटिव वेलोसिटी पे जा रहा है, बट एक्सेलरेशन 0 है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम तक। अब वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर 0 होगी। मतलब t इक्वल टू 0 से 3 के लिए, फॉर t इक्वल टू 0 से 3 पार्टिकल, जैसे अगर x इक्वल टू 4 पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर x इक्वल टू 4 पर, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव जाएगा, कि यहाँ तक वेलोसिटी तुम्हारी नेगेटिव ही रहेगी, भले एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या निकल के आया था 6t, तो t हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कुल मिला के वेलोसिटी तुम्हारी जो माइनस कितनी निकाली थी हमने t इक्वल टू 0 पर, वेलोसिटी -27 है, तो ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी इसके बाद, मतलब नेगेटिव में बढ़ती रहेगी, मतलब सॉरी -27 है, तो अब बढ़ती रहेगी। तो कुल मिलाकर के इस डायरेक्शन में घटती रहेगी, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक टाइम पर 0 आएगी, जब तक 0 नहीं आ जाती तब तक पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो t इक्वल टू 3 पर अगर हम x की वैल्यू निकालें, तो वो कितनी आ रही है, यहाँ से 4 माइनस 27 इंटू 4 प्लस, पुट कर लेते हैं, 4 माइनस 27 इंटू 3, ये और क्या था, 4 माइनस 27 4 माइनस 27t प्लस t³ था ना, तो प्लस 3 का क्यूब, हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 81 प्लस 27, ये हो जाएगा 27 20 29 30 31 31 माइनस 81 -60 आ जाएगा, फिर -50 आ जाएगा। सही किया है, हाँ। तो ये पार्टिकल -50 तक, यहाँ तक 4 से -50 तक जाएगा, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी -27 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पे लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, एक्सेलरेशन पूरा टाइम 60 ही रहेगा, तो वो तो क्लियर ही है। और फिर इस टाइम के बाद यहाँ से वेलोसिटी फिर इसको किस तरह से मिलेगी, इस तरह कुछ वेलोसिटी मिलेगी, और अब ये पार्टिकल पूरे टाइम ऐसे चलता जाएगा, और ये फिर इसको क्रॉस करके फिर आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग ही रहेगी यहाँ से, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब ये रुकेगा नहीं, ये यहाँ से फिर इनफाइनाइट निकल जाएगा। तो ये पार्टिकल का टोटल मोशन था, यही हमें देखना था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके तुम आराम से ट्राई कर सकते हो।
बाकी इसमें हम इस क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा अब तक का रिवाइज हो जाएगा, जितना हमने पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए भी अच्छा है, इसको तुम मार्क करके रख सकते हो, जब आगे रिवीजन करना हो तो ये क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ तक जितना अभी तक हमने काइनेमेटिक्स से पढ़ा पूरा तुम्हारा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। आओ, इसमें दे रहा है पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही है टाइम के साथ 2t² माइनस टी क्यूब, ऐसे एक्स इन मीटर, टी इन सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट विच इंस्टेंट डज इट अटेन इट। तो ठीक है, तो एक्स हमारा 2t² माइनस टी क्यूब है। तो फॉर t इक्वल टू 0 पर तो x 0 है, t इक्वल टू 0 पर x 0 है। और अगर हम वेलोसिटी देखें या dx/dt जिसको हम कहते हैं v इक्वल टू dx/dt, ये अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगी तुम्हारी 4t माइनस 3t²। और इसको अगर हम 0 कर दें तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी t इक्वल टू 0 और दूसरी आएगी t इक्वल टू, यहाँ से इसका ऐसे कर लेंगे, t इक्वल टू 0 और एक t फिर काट देंगे तो हमारा आएगा 4 माइनस 3t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स आएगी, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर 0 है और t इक्वल टू 4/3 एक है। तो अब हमें मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम की कंडीशन तुम जानते हो कि एक तो dx/dt 0 होना चाहिए और d2x/dt2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो एक बार d2x/dt2 यानी कि एक्सेलरेशन, जो कि हमारा d2x/dt2 भी हो जाएगा और इसी को हम dv/dt भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 4 माइनस 60। तो अगर हम देखें t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर ये जो 4 माइनस 60 है, ये t इक्वल टू 0 पर 4 दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये तो नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मिनिमम की केस हो जाएगी। और t इक्वल टू 4/3 अगर हम देखते हैं तो ये क्या वैल्यू देगा 4 माइनस 6 इंटू 4/3, यहाँ से 3 से गया, ये 3 2 6, तो -4 इसकी वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x विल बी मैक्सिमम एट t इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स। तो ये हो गया होगा, ठीक है, यही पूछ रहा था ना सबसे पहले, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द एक्सिस एंड व्हाट इंस्टेंट इज। और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो x एट 4/3 लिख लो यार सीधे इजीली। तो x में हमें 4/3 पुट करना है। x हमारा था 2t² माइनस टी क्यूब, तो 2 के अंदर हम लिखेंगे t की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 का क्यूब, ये हमें करना है। तो इसको अगर तुम लिखोगे 2 इंटू में हो जाएगा 16/9 माइनस 64/27, ठीक है। तो यहाँ से LCM तुम्हारा आएगा 27, तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 16 32 इंटू 3 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 माइनस 64, तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा 9 में से 32/27 मीटर। ये x का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अभी कह रहा है इस पार्टिकल के मोशन को पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिस्क्राइब द मोशन। तो x हमारा क्या था 2t² माइनस टी क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हाँ ठीक है, वही चीज़ है। तो 2t² माइनस, ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो 2t² माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी फंक्शन तुम्हारा क्या आया था 4t माइनस का 3t², है ना, ये आया था। और एक्सेलरेशन तुम्हारा निकल करके आएगा 4 माइनस 6t, ठीक है। तो वेलोसिटी तुम्हारा t, ये तो तुम्हें बताया कि इनिशियली ये 0 है, और वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 0 पर, इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी 0 होगी और एक्सेलरेशन 4 होगा। तो t इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू 0 पर है, यहाँ पर लिख सकते हो t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है, वेलोसिटी भी 0 है, बट इसके बाद एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो ये इधर मूव करने की टेंडेंसी बनाएगा। और ये एक्सेलरेशन तुम्हारा कब तक पॉजिटिव रहेगा, जब इसको 0 कर लो, पहले इसको 0 करोगे अगर, यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो हमें मिलेगा 4 माइनस 60 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2/3। तो 2/3 तक तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने वाला है,
तो यहाँ तक सपोज ये कुछ मूव करेगा, यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 2/3 पर तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 हो गया, यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा और वेलोसिटी तुम्हारी कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो हम निकाल सकते हैं। और फिर हमने ऊपर खुद कैलकुलेट किया कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही थी। ये देखो वेलोसिटी को हमने यहाँ 0 किया था ना, ये टाइम 4/3 आया था, तो यहाँ से ये 4/3 तक और जाएगा, इसके आगे इस जगह तक t इक्वल टू 4/3 तक, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो ही चुका था, इसके बाद पूरे टाइम के लिए नेगेटिव रहेगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पर इसने अपना x मैक्स कवर किया था, जो पॉजिटिव में इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया था, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पे पार्टिकल रुक चुका है और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये x मैक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं पहले, ये कितनी आई थी 32/27 मीटर, 32/27 मीटर। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे इसकी जो वेलोसिटी है वो, क्योंकि अभी तक 0 थी बट एक्सेलरेशन अब यहाँ से पूरा टाइम नेगेटिव है, इस टाइम के बाद t इक्वल टू 2/3 के बाद एक्सेलरेशन पूरी डोमेन मतलब पूरी टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, वो दिख भी रहा है यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस हिसाब से ये यहाँ से अब इसके बाद एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव रहेगी, तो इस वजह से तुम्हारा x जो है वो नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे चल के आएगा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन को भी क्रॉस करेगा और इसके बाद फिर इस तरीके से माइनस इन्फाइनाइट की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो इस वजह से तुम्हारा पोजीशन कोऑर्डिनेट घटता ही रहेगा पूरे टाइम के लिए। तो इस टाइप का इसका मोशन होने वाला है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो ये डिस्क्राइब द मोशन वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग खुलता है। तुम अब इसके बाद वीडियो पॉज करके देखना चाहे तुम एक बार खुद से ट्राई करके देखना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा एकदम कि कहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा मोशन को तुम एनालाइज कर लोगे, फिर तुम्हें कुछ भी पूछा जाए तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट जो अच्छे क्वेश्चन जिनसे तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाए और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो क्वेश्चन हम कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अगला पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में अभी, तो ये पार्ट हमारा डन है। बी सी पार्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। सी वाले में बोल रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स बोल रहा है, ठीक है। और हमने मोशन जैसे एनालाइज किया तो ये 4/3 तो 3 से कम ही है ना, तो 4/3 तक तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा और फिर यहाँ से ये नेगेटिव देगा। तो हम अगर तुमसे ये बोले कि x एट t इक्वल टू 3 दे दें, अगर मैं निकाल लूँ x में t की वैल्यू 3 रख दूँ, तो क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तुम खुद देखो ना, पार्टिकल पहले यहाँ से कुछ 4/3 तक आया, फिर यहाँ से वापस जाएगा और हो सकता है फिर उसको कुछ नेगेटिव कवर करे, तो डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर जो होगा वो होगा ये वाली डिस्टेंस प्लस जो इसके बाद ये कवर करेगा ये। तो ठीक है, देखते हैं t इक्वल टू 3 पर हम अगर x की वैल्यू निकाल लें तो एक बार निकाल लेते हैं। x एट t इक्वल टू 3 तुम्हारा कितना निकल करके आ रहा है, 2t² माइनस t क्यूब था, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ये कितना निकल करके आएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 27, तो -9 मीटर निकल करके आएगा। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, क्या है हमारा आंसर है? नहीं, हुआ क्या है, पार्टिकल का मोशन अगर तुम ध्यान से देखो तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर था, फिर यहाँ से ये t इक्वल टू 4/3 तक x इक्वल टू कितना हमने निकाला था 32/27, इतना इसने कवर किया, ठीक है। फिर ये यहाँ से वापस आएगा और t इक्वल टू 3 पर ये कुछ x इक्वल टू -9 पर है। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की इस पूरी जर्नी के दौरान, ये 9 मीटर तो कवर किया ही है, 9 मीटर, और प्लस ये वाले डिस्टेंस ने 2 बार कवर की, एक बार जाते वक्त और एक बार लौटते वक्त। तो ये डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी कितनी 32 तो तुम्हारा अगर टोटल डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस कवर्ड तो हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू में 32/27। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 प्लस 64/27, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे 27 एलसीएम ले लो, और 9 से बन जाए 63 का 3, यहाँ 6, 9 to 18 6 24 243 प्लस 64, ये तुम्हारा हो जाएगा 7, 10 का यहाँ 1 3 307/27 मीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड। तो ठीक है, यही आंसर है, चेक कर लिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा डन है, समझ में आया ना कैसे किया। अब इसके बाद तुम खुद से ट्राई करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड पूछ रहा है, अब तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है यार,
तो टी इक्वल टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, बस टी इक्वल टू 4 पुट करना, तो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था 2t² माइनस टी क्यूब। तो x एट टी इक्वल टू 4 लिख दो यार सीधे सीधे, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 16 टू 32 माइनस 256, तो हो जाएगा 4 और 224 माइनस 224 मीटर। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ ये 64 होगा यार, सॉरी गलत कर दिया था। ये आ जाएगा माइनस 32 मीटर, ये हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकेंड्स बोल रहा है। ठीक है, तो सीधे डेफिनेशन पर आते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड क्या होती है पहले देखो। एवरेज स्पीड होगी तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 3 सेकेंड में हम अभी ऊपर निकाल ही चुके हैं, वो हमारी कितनी आई थी, ये 307/27। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 307/27 और टोटल टाइम 3 है, तो ये हो जाएगा 307/81 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो t इक्वल टू 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था वो हमने निकाल लिया था ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 3 -9 निकाला था हमने, तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। प्लस माइनस समझ में आया ना, जो मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम 1 डायमेंशनल मोशन की एनालिसिस किसी एक डायरेक्शन में प्लस और माइनस मान करके कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगला क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अभी पूछ रहा है पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट कब हुआ था? ये t इक्वल टू 4/3 पर है ना, इस पॉइंट पर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो कुल मिला के तुमसे पूछ क्या रहा है आखिरी इस एफ वाले क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4/3 रख दो यार। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी 4 - 60, ऊपर हमने सॉल्व किया हुआ है, तुम देख सकते हो अपने नोट्स में तुम्हारे होगा। तो हो जाएगा 4 - 6 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा -8 मीटर, सॉरी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे हमने ऊपर निकाल दिया था पर मैंने फिर से निकाल दिया। ठीक है, एफ बी डन। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। एवरेज एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v एट t इक्वल टू 4 माइनस v एट t इक्वल टू 2 अपॉन 4 - 2 डेल्टा t तुम्हारा 2 सेकेंड्स का। तो v एट t इक्वल टू 4 हमने कैसे निकाला था, v का हमारा फंक्शन क्या था, फिर से कर लेते हैं यहाँ पर, रुक जाओ। वेलोसिटी फंक्शन निकाला था ना पार्टिकल के लिए, कहाँ था, ये है ना 4t - 3t²। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम, यहाँ लिख देता हूँ v इक्वल टू 4t - 3t²। तो v एट t इक्वल टू 4 तुम्हारा क्या होगा, 16 - 48 तो -32। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर हम निकालें v एट t इक्वल टू 2 तो वो कितना आएगा, 8 माइनस में 12 तो -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -32 माइनस -4 अपॉन 2। ये हो जाएगा -32 + 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -28/2 इक्वल टू -14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 के बीच। तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा डन हो गया। तो वैसे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ क्योंकि लंबा हो सकता तो मैं लग रहा, तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना तो मैं क्लियर हो जाएगा। बाकी तुम देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रिवाइज किया हमने। इस क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, लगभग सब कर लिया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने 0 किया था मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी हमने कर लिया।
तो हमने लगभग लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट जितने अभी तक पूरे काइनेमेटिक्स से पढ़े हैं सारे इक्वेशन से डिवाइड कर लिए, रिवाइज कर लिए। तो इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो और अपने रिवीजन के टाइम पर इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पहले ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उन केसेस में कुछ इक्वेशंस है काइनेमेटिक्स की जिनको यूज़ करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो खैर है ही है, तुम एक्स से डिफरेंशिएट करके तुम वेलोसिटी मतलब पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ला सकते हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके तुम एक्सेलरेशन ला सकते हो, वो तो है ही है। बाकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ सर्टेन इक्वेशंस है वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम कुछ चीज़ें मान लें, जैसे एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है और हम बोल रहे हैं एट t इक्वल टू 0 जो हमारी वेलोसिटी है वो u है, u बार। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन तुम्हारी r0 बार है। ठीक है, और किसी जनरल टाइम t पर अगर हम एनालिसिस करें तो हम कह रहे हैं वेलोसिटी जो है वो तुम्हारी v बार हो जाएगी और पोजीशन तुम्हारी r बार हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो तुम्हें एक बात पता है सीधी सीधी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt होता है। ठीक है, अब इस dt को हम इधर ले आएँ तो हम ले सकते हैं a बार dt इक्वल टू dv। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगानी पड़ेगी। तो t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 0 पर हाँ ये हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पर हमने वेलोसिटी क्या ली है u और t इक्वल टू t पर हमारी वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से हो जाएगा u बार यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और v बार यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारा निकल गया। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होता तो यहाँ पर कुछ और बनता। ठीक है, और ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती, बट क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a बार dt 0 से t इज इक्वल टू dv u से v। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से a बार और ये बनेगा t, यहाँ पे वैल्यू 0 से t इज इक्वल टू v, यहाँ से u बार से v बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस u। तो यहाँ से निकल करके आएगा v इक्वल टू u प्लस at। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी है। ठीक है, अब अगर इसको वेक्टोरली तुम देखना चाहो तो सपोज तुम्हारा ये था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u बार। ठीक है, और ये है तुम्हारा कुछ एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम, क्योंकि टाइम इनटू ये स्केलर इनटू वेक्टर किया तो वही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी बनेगी, फाइनल वेलोसिटी को बनेगी ये u बार प्लस a बार t, दिख रहा होगा वेक्टर एडिशन से। तो अगर u और एंगल u बार और a बार t के बीच का ये एंगल थीटा है, तो तुम खुद ही देखो, अगर हम मैक्सिमम एंगल की बात करें कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन v एंड u, तो वो कितना हो सकता है। खुद देखो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इसको एक्सटेंड करते चले जाओ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर t टेंडिंग टू इनफाइनाइट हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि जो हमारा a बार t है और जो फिर उसके लिए तुम्हें देखो कि u तुम्हें इतना छोटा दिखेगा और ये कुछ ऐसा लंबा सा दिखेगा, तो तुम्हारा जो v बनेगा ना वो भी इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल तुम्हारा यहाँ से यही वाला आ जाएगा, यही थीटा एंगल। मतलब तुम समझो जैसे अभी ये है,
फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, बट ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये थीटा, अगर ये यहाँ पर ले आओ तो ये मैक्सिमम थीटा ही हो सकता है, थीटा से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन वी एंड यू जो तुम्हारा बनेगा वो हो जाएगा थीटा। तो ठीक है, वैसे इसमें अगर डाउट है तो ये मैक्सिमम एंगल वाली चीज़ तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम v का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा v। तो हमने क्या निकाला, v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, ठीक है। अब v का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा अंडर रूट u बार के मॉड का स्क्वायर प्लस a बार t के मॉड का स्क्वायर प्लस टू u a t cos थीटा। ये हमने यहाँ से लिखा है, वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u a t cos थीटा, ये होगा तुम्हारा v, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और अगर हम फॉर वन डायमेंशनल मोशन बात करें, फॉर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है यार कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है और जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ये दोनों हमेशा कोलिनियर ही होगा। सोचो अगर एक्सेलरेशन कोलिनियर ना होता, वेलोसिटी ऐसी है और एक्सेलरेशन कुछ और है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आते हैं। इसका अगर तुम कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आता है एक्सेलरेशन का, ये थीटा है, तो ये होता है ए कॉस थीटा, और एक आता है ए साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम करता है, बढ़ाता या घटाता। अगर ये उल्टा होता तो ये घटाता, अभी ये बढ़ाता है, और ये वाला इसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। बट वन डायमेंशनल मोशन में जैसा कि तुम भी जानते हो कि डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, वो एक ही डायमेंशन में चलता रहेगा, तो ये नहीं होता। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो इस केस में या तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस के लिए तुम्हारा जो थीटा है वो हो जाएगा 0 डिग्रीज, और यहाँ से थीटा तुम्हारा हो जाएगा पाई, ठीक है। तो थीटा 0 या पाई हो सकता है। तो जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था वो है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u a t cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए cos थीटा तुम्हारा बनेगा, cos 0 1 होता है, और थीटा इक्वल टू पाई के लिए cos 0 तुम्हारा बनेगा -1। तो अभी हम ये वाला केस पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर हम साइन के साथ पुट करेंगे और नेगेटिव रखेंगे तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम मान के यहाँ से ये पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, फॉर 1D मोशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u a t, क्योंकि cos थीटा हमने 1 कर दिया, तो यहाँ से बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस a t, जो हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। यानी कि हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं v, u और a की। बस हमें ये मान के चलना है कि हमें किसी एक डायरेक्शन को, जैसे हमने पॉजिटिव माना है, तो अगर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये पॉजिटिव है, अगर उल्टे डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव है। और सिमिलरली एक्सेलरेशन का, सिमिलरली तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का, सब चीज़ों का। चलो तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है इसको प्रूव करने का, वो भी देख लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से भी तुम लिख सकते हो कि v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार डेल्टा टी, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी उतना ही रहेगा। अगर एक्सेलरेशन पूरे टाइम पीरियड के लिए 2 है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी पूरे टाइम इंटरवल के लिए 2 ही होगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया इसको प्रूव करने का, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, पेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से ही आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव किया v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार डेल्टा t, ठीक है। अब v को क्या मैं dr बाई dt लिख सकता हूँ, तो dr बार बाई dt इज इक्वल टू u बार प्लस a बार डेल्टा t।
अब यहाँ से मैं इस डी टी को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ डी आर बार इज इक्वल टू यू बार प्लस ए बार, एक्चुअली इसको टी लिख लो, ठीक है, डेल्टा टी तो हमने ऊपर के लिए लिखा था, यू बार ए बार टी और ठीक है यू बार प्लस ए बार टी, और डेल्टा हमने वहाँ से डी टी को इधर लिया है, इंटीग्रेट कर देते हैं वही सेम। तो 0 पर आर नॉट थी हमारी पोजीशन और फाइनल आर फाइनल जो हमने आर बोली थी, ठीक है, आर फाइनल बोल लेते हैं इसको, चलो ठीक है। और टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी हमारी क्या थी, यू थी, सॉरी टाइम टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर से इधर हमारा बनेगा आर बार, इसमें वैल्यू रखेंगे आर नॉट और आर फाइनल, ठीक है। और इधर हमारा बनेगा इंटीग्रेशन यू बार डी टी 0 से टी प्लस ए बार को हम फिर से वही बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 0 से टी टी डी टी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा बनेगा आर फाइनल बार माइनस आर इनिशियल बार, ठीक है, ये तुम्हारा बनेगा क्योंकि यू भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही था, तो यू बार टी 0 से टी प्लस ए बार टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी, तो तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, इसको मैं डेल्टा आर बार भी कह सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो ये बनेगा तुम्हारा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, और यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर भी है, तो हम इसको ऐसे भी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बार है, तो एस बार तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हमने प्रूव कर ली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ भाई सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ठीक ही था, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन देख लो, इन दोनों का यूज़ करके आ जाएगी, है ना। तो थर्ड इक्वेशन तुम्हारी क्या निकलेगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी वी बार इक्वल टू यू बार प्लस, चलो मैं बार नहीं लगा रहा, डायरेक्ट समझ लेना, ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी पहले थी, ठीक है, और दूसरी थी हमारी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट टाइम, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट से मैं टाइम की वैल्यू लिख सकता हूँ वी माइनस यू अपॉन ए, और इसको मैं इस पर पुट कर दूँ, यहाँ से लिखूँगा मैं एस इक्वल टू यू इंटू में वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस हाफ, और ये ए ऊपर है और ए स्क्वायर नीचे है, तो नीचे भी एक ए बचेगा, और ऊपर बनेगा तुम्हारा v माइनस यू का होल स्क्वायर, जिसको मैं खोल लेता हूँ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक है। तो नीचे हम 2a एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बनेगा हमारा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा बनेगा माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2vu, प्लस करना था ना, ओ सॉरी ये माइनस क्यों किया मैंने, ये प्लस होगा ना, ये प्लस और ये माइनस होगा, तो ये इधर वैल्यू क्या थी, एस चल रहा था हमारा, ठीक है। तो 2uv कट जाएंगे यहाँ से, और यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये एस है, इसको उधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तुम्हारा निकल करके आएगा 2as, और यहीं से इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, अभी तो हम सारी चीज़ें वेक्टर लेके कर रहे थे, तो वेक्टर लेके भी कर सकते हो, वेक्टर लेके भी तुम्हें चलो दिखा देता हूँ, बट ये समझने के लिए आसान था इसलिए मैंने तुम्हें पहले से बता दिया। तो पहली इक्वेशन हमारी थी वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर, ठीक है। फिर वही टी को एलिमिनेट करना, तो यहाँ से टी की वैल्यू लिख सकता हूँ वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा एस बार
इज इक्वल्स टू यू बार में मल्टीप्लाई करेंगे वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार प्लस हाफ ए बार, और ये हो जाएगा वी बार माइनस यू बार अपॉन ए बार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से बनेगा हमारा यू बार डॉट वी बार, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डॉट होगा और माइनस यू बार डॉट यू बार करोगे तो बेसिकली सेम डायरेक्शन में अगर हम करें तो यू स्क्वायर बन जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तुम वेक्टर, अब क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड हटा सकते हो कि डॉट सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, वेक्टर पढ़ा तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, सॉरी, अपॉन ए बार, और इधर बनेगा हाफ, तो एक ए बार से एक ए बार कट जाएगा, वही ए बार एलसीएम में रहेगा, और ऊपर ही बनेगा वी बार माइनस यू बार का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बार माइनस यू बार डॉट वी बार माइनस यू बार, इस तरीके से। तो ठीक है, वही 2a एलसीएम ले लेते हैं फिर से 2a बार, तो ऊपर बनेगा 2u बार डॉट वी बार माइनस यू स्क्वायर प्लस वी बार का वी बार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, माइनस वी बार डॉट यू बार माइनस यू बार डॉट वी बार और प्लस यू स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर से तुम्हारा ये और ये कट जाएंगे, और यहाँ से तुम्हारा फिर से वही आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये मैग्नीट्यूड हो गया तो इसलिए ठीक है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 2a बार, और ये तुम्हारा s बार है, यही है, यहीं से निकल आएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार s बार, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम एक बार इन इक्वेशन को खुद से डिराइव करके देखना, ठीक है। अभी इनका ग्राफिकल वो बाकी है कि मतलब ग्राफ पर भी इसको दिखा सकते हैं, बट मैंने अभी ग्राफ पढ़ाया नहीं है तो इसको हम बाद में करेंगे। बाकी इन इक्वेशंस का प्रूव मैंने तुम्हें बता दिया है, इन पे छोटे मोटे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वो तुम अपने आप कर लेना, बाकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में थोड़े बहुत क्वेश्चन इस पर कर लेंगे। तो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।